अध्याय 1 के अंतर्गत अब अपन समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है इसको सीखते हैं। तो समीकरण को ये जितनी भी समीकरणें दी हुई है, यहाँ पे अपन ने 4 समीकरण दी, ये चारों की चारों समीकरण असंतुलित है, मतलब इनमें परमाणु कम ज्यादा है। तो परमाणुओं की संख्या को बराबर करना और समीकरण को संतुलित करने के लिए एक ही नियम कि अपन केवल परमाणु के आगे किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। किसी भी यौगिक के आगे हम किसी भी संख्या का गुणा करके इन परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। केवल और केवल गुणा करके अपने को परमाणु की संख्या को बराबर करना है। कैसे करेंगे? तो पहली अपन समीकरण लेते हैं। पहली समीकरण है पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया। जब पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करते हैं। अभिकारक में कौन कौन भाग ले रहा है? एक तो K, इस वाली को देखना है, एक H और एक O। K में परमाणु कितने हैं? एक। K कितने हैं? यहाँ पे एक है। H में परमाणु कितने हैं? 2। H के 2 लगे हुए हैं। ऑक्सीजन में परमाणु कितने हैं? 1। ठीक है, तो ये वाला हो गया K वाला और ये वाला हो गया H2O वाला। ठीक, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब उत्पाद में देखते हैं। एक तो है KOH। KOH में K एक है, O एक है और H एक। इसको कर देते हैं बंद। फिर एक और उत्पाद है अपना H। H में कितने हैं? 2। इसको भी कोष्ठक के अंदर बंद कर दो। अब हम परमाणुओं की संख्या को मिलाते हैं। K देखो इधर भी एक है और इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। H इधर 2 है, इधर H कितने हैं? 1 और इधर है 2। किधर बढ़ाने की आवश्यकता है? तो H जहां कम है वहां बढ़ाना है। यहां तो हो गए 2, यहां कितने हैं? 1, तो यहां बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए नियम क्या है? हम किसी भी यौगिक या यौगिक के परमाणु में केवल गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करते हैं। कितने का गुणा करें? 2 का गुणा करें तो 2 एकम 2 हो जाएंगे 2। तो K कितने हो गए? अब ये पूरी संख्या में गुणा हुआ है। एक केवल एक परमाणु में गुणा नहीं होता है, पूरा यौगिक क्या है? KOH, तो पूरे यौगिक में गुणा होगा। अब पूरे यौगिक में कौन कौन से परमाणु हैं? सभी परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। K बराबर कितने हो गए? 1 था तो 2, ऑक्सीजन 1 था तो 2 एकम 2, हाइड्रोजन 1 था तो 2 एकम 2, सभी 2 हो गए। गुणा कहां करा अपन ने? यहां। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या यहां पे और यहां पे तो बराबर हो गई, लेकिन यह हाइड्रोजन यहां फिर 2 है तो 2 तो ये और 2 है। कितने हो गए हाइड्रोजन? 4। कितने हो गए? 4। अब इधर हाइड्रोजन तो अपने पास 2 ही थे, तो इधर वापस गुणा करना पड़ेगा। कौन से वाले में देखो गुणा करना पड़ेगा? हाइड्रोजन किस में है? H2O वाले में। तो ये H और ये O। अब इसमें अपने को बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ाने पड़ेंगे? इधर ज्यादा कितने हो रहे हैं? H 2 तो ये 2 है। कितने हो गए? 4। इधर कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 2। तो इस 2 को कितने करने हैं? 4। कौन सी संख्या गुणा करना पड़ेगा? 2। तो 2 दूना 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 4। अब पूरे यौगिक में गुणा होता है तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहां कौन सी संख्या गुणा करा? 2 का। अब देखो हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए। 2 दूना 4, यह हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहां पे 2 और यहां पे 2। हाइड्रोजन की संख्या हो गई बैलेंस। ऑक्सीजन देख लो, तो ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 2 और यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये संख्या बैलेंस हो गई। अब अनबैलेंस संख्या कौन सी बची है? पोटेशियम वाली। पोटेशियम यहां कितने हैं? 2। मतलब इसमें कितने पोटेशियम है? 2 और इसमें कितने पोटेशियम है? 1। तो कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 2। तो कौन सी संख्या का गुणा करा? 2 का। अब ये समीकरण हो गई संतुलित। देख लो परमाणु की संख्या बराबर है। 2 के ये रहे 2 के, ये हो गए बराबर। H 4H तो 2H तो ये 2H ये हो गए 4। ऑक्सीजन 2O
और ये भी 2 हो गए ऑक्सीजन बराबर। तो ये समीकरण 1 होती है संतुलित। अब अपन समीकरण 2 को संतुलित करना सीखते हैं। समीकरण 2 में देखो 2 अभिकारक, एक तो N है और एक और अभिकारक है H। N के कितने हैं 2, H के कितने हैं, H के कितने हैं 2। दोनों ही अभिकारक अलग अलग हैं, तो दोनों को अलग अलग कोष्टक में बंद कर देते हैं। उत्पाद में क्या बन रहा है, अमोनिया। N के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 3। अब बैलेंस करते हैं। N इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, ये पूरा एक ही है इधर, तो पूरे को एक कोष्टक के अंदर रखेंगे। इधर है 2, इधर है 1, बढ़ाने के इधर कितने किधर पड़ेंगे, इधर बढ़ाते हैं तो n कितने हो जाएंगे, इधर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, 2 का गुणा h में करेंगे कितने हो जाएंगे 6। इधर h कितने हैं 2, इधर h की संख्या गड़बड़ हो गई, इधर भी h कितने चाहिए अपने को, इधर कितने हैं 6, तो इधर भी 6 चाहिए, तो कौन सी संख्या गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो 3 दूना 6। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या इधर है 6, इधर भी 6 है, नाइट्रोजन की संख्या इधर है 2, इधर भी 2, हो गई बैलेंस। लिख दो जिस संख्या का गुणा किया, n में किसी भी संख्या गुणा नहीं किया, हाइड्रोजन में 3 का गुणा किया, इधर अमोनिया में 2 का गुणा किया। देखो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो अमोनिया बनती है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, इधर भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, इधर भी हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, 3 दूना 6, तो इधर भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 6 परमाणु, 2 त्रिया 6, हो गई ये भी बैलेंस। अब अपन समीकरण नंबर 3 देखते हैं। समीकरण 3 में 2 अभिकारक हैं और उत्पाद में भी 2 उत्पाद हैं, तो दोनों अभिकारक को लिखते हैं, एक तो H है और एक S है। H के कितने हैं 2, S के कितने हैं 1, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। दूसरा अभिकारक है O के कितने परमाणु हैं 2, कोष्टक में बंद, प्लस तीर का निशान, फिर इधर है H2O, H के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1, कोष्टक बंद। फिर दूसरा अभिकारक क्या है SO2, S के कितने हैं परमाणु 1, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं 2। अब संख्या को करते हैं बराबर। देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जहां पे कम है वहां पे गुणा करना। गुणा कौन सी संख्या का करेंगे 2, शुरुआत में 2 का करके देखते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, जब बैलेंस नहीं होती है तो फिर इस संख्या को बढ़ाते जाते हैं। तो अगर जैसे ऑक्सीजन को यहाँ पर अपन बैलेंस करने जाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। अब देखो हो गई क्या बैलेंस, हाइड्रोजन की संख्या फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 हो गई और यहाँ पे 2 ही, तो फिर यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे 4 और सल्फर यहाँ हो जाएंगे 2। अब देखो अब बराबर है क्या, हाइड्रोजन की संख्या तो हो गई बराबर, ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ है, सल्फर की संख्या भी गड़बड़ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 का गुणा करते हैं, जहां कम हो वहां गुणा होता है, तो सल्फर कितने हो जाएंगे यहाँ 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 दूना 4। अब देखो हो गई क्या बराबर, ऑक्सीजन कितने इधर 2 ने 4 6, इधर ऑक्सीजन कितने हैं
2 ही है, 3 का गुणा करो तब 6 होंगे। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ? 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देख लो कितने हैं? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हो गए बराबर। इन परमाणुओं की संख्या को इन परमाणुओं की संख्या के बराबर करना है। सल्फर यहाँ 2 है, इधर देखो कितने हैं? यहाँ 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, तो 4 और 2 6। तो ये समीकरण तीसरी भी हो गई संतुलित। कहां पे कौन सी संख्या गुणा किया? H2S में 2 का गुणा किया, ऑक्सीजन में 3 का गुणा किया, जल में 2 का गुणा किया, सल्फर डाइऑक्साइड में 2 का गुणा किया, हो गए बराबर। हाइड्रोजन 4, यह हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, यह सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, तो 2 तो ये और 4 ये, 2 दूना 4 बराबर 6। तो इस प्रकार ये तीसरी समीकरण भी बैलेंस होती है। अब लास्ट समीकरण देखते हैं अपन, चौथे नंबर वाली। इधर देखो 2 अभिकारक हैं। पहले वाले अभिकारक में एक तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। ये पूरा एक साथ है, SO4 के कितने हैं? 3। ठीक है, एक अभिकारक ये हो गया। दूसरे अभिकारक में Ba है, बेरियम और क्लोराइड। ये कितने हैं? 1 है, और ये कितने हैं? 2 है। तीर के निशान के बाईं तरफ एल्यूमिनियम Cl, एल्यूमिनियम 1, Cl3, Ba1, SO4 कितने हैं? 1। ये पूरा एक यौगिक है, ये दूसरा यौगिक है। अब पहले एल्यूमिनियम देखो, इधर 2 है ना, इधर 1 है। देखने से लग गया कि इधर 2 का गुणा करेंगे तब दोनों एल्यूमिनियम बराबर होंगे। तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2। क्लोरीन कितने हो गए? 6। SO4 देख लो, तो SO4 इधर 3 है ना, इधर 1 है। मतलब गुणा कितने में करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब बराबर होंगे। तो Ba कितने हो जाएंगे? 3, और SO4 कितने हो जाएंगे? 3। अब देखिए क्या हुआ। एल्यूमिनियम तो हो गए बराबर, ठीक। SO4 हो गए बराबर, ठीक। Ba कितने हैं? 3 है। इधर कितने हैं? 1, तो इधर गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो Ba की संख्या भी हो गई बराबर। अब क्लोरीन कितने हैं? 2। इधर क्लोरीन देखो कितने हैं? क्लोरीन कितने हैं इधर? 3 दूना 6। इधर क्लोरीन देखो कितने हैं? 3 दूना 6। पूरी समीकरण हो गई बैलेंस। कुल मिलाकर यह है कि परमाणुओं की संख्या को अभिकारकों और उत्पादों की संख्या में बराबर बराबर रखना। एल्यूमिनियम के आगे क्या लगाया? कुछ भी नहीं। BaCl2 के आगे 3 का गुणा हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे 2 का गुणा हुआ, और बेरियम सल्फेट में 3 का गुणा हुआ। इस प्रकार अपन समीकरणों को संतुलित करते हैं। अब अपन एक प्रश्न और बच रहा है, उसको ले लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम जब खुले में पड़ा रहता है, मैग्नीशियम धातु जब खुले में पड़ी रहती है, तो यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड इस मैग्नीशियम के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाता है, जो इसे जलने से रोकता है। तो मैग्नीशियम को जलाने से पूर्व उस परत को हटाना पड़ेगा, और परत को हटा देंगे तो मैग्नीशियम रिबन जल जाएगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व साफ किया जाता है, उसकी परत को हटाई जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन साफ हो जाता है। अपन देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं।
तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि उपचयन अभिक्रिया है क्या। उपचयन अभिक्रिया किसी अभिकारक में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना को अपन कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती है जिनमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, मतलब वो अभिकारक उपचयित हो जाते हैं। तो उसमें अपन देखते हैं पहला संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है कि जब भी कोई धातु नमी या आर्द्रता या नम वायु या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धातु जो है संक्षारित हो जाती है और उसे अपन संक्षारण कहते हैं। मतलब उस धातु की क्रिया ऑक्सीजन से होने के कारण उस धातु के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह जो धातु है वह उपचयित हो जाती है, जिसके कारण उसमें संक्षारण होता है। संक्षारण लोहे में होता है और संक्षारण के कारण ही धातु चांदी जो है काली पड़ जाती है। तांबे के ऊपर अपने को एक विशिष्ट कलर की परत दिखाई देती है। तो यह सब संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण को रोकने के लिए धातु के ऊपर अपन पेंट कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, ग्रीस कर देते हैं। अब दूसरा है उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के अंतर्गत दूसरा बिंदु है विकृत गंधिता क्या है। तो कोई भी खाने वाला पदार्थ वसायुक्त या तेली पदार्थ विकृत खराब हो जाता है और उससे गंध आने लग जाती है, तो अपन कहते हैं कि पदार्थ के अंदर विकृत गंधिता का गुण आ गया है। अब सूखे मेवे हैं, ये अधिक लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो उपचयित हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण उनसे एक विशेष प्रकार की गंध आने लग जाती है। तो अपन कहते हैं कि यह पदार्थ जो है विकृत गंधी हो गए। और पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि को रोकने के लिए अपन उस खाने को डिब्बों के अंदर, वायुरोधी डिब्बों के अंदर बंद करके रखते हैं। और इसका एक और उदाहरण अपन देखते हैं कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां रहती है, चिप्स बनाने वाली कंपनियां, ये उन थैलियों के अंदर क्या करती है, जब चिप्स डालती है तो चिप्स डालने के बाद उस थैली के अंदर से ऑक्सीजन निकाल लेती है और ऑक्सीजन के स्थान पर कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन को मिला देती है, जिसके कारण जो है वो चिप्स एक लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और उनमें विकृत गंधिता का गुण नहीं आता है। मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु या कोई भी खाने वाली चीज के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह पदार्थ अपचयित हो जाता है, तो उसके अंदर विकृत गंधिता का गुण आ जाता है।